जय हिंद साथियों। चलिए हम देखते हैं। पहले एनसीईआरटी के सीरीज में मैंने 50 क्वेश्चन को कर लिया था और ये पार्ट 2 है जिसमें हम 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। उष्मा गुप्त उष्मा के रूप में कणों के आकर्षण बल तोड़ने में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन कर लिया है 50 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्लास 9 का है और ये फर्स्ट चैप्टर से आपका मैंने क्वेश्चन लिया था। वो पहला ही चैप्टर से 100 क्वेश्चन है और सभी चैप्टर से हम आपको 100 क्वेश्चन इसी तरीके से करा देंगे जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगा। आगे हम बुक भी करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर को, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस उसके गलनांक पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? तो देखिए 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, संगलन की प्रस्तुत गुप्त ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 53 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा क्या होगी? तो 53 का अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपकी भी क्या हो जाएगा, अधिक होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे साइंस के अंदर हम आपको कथन और कारक वाला भी क्वेश्चन लाएंगे, जो बिहार दरोगा या बीपीएससी के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो कथन और कारक वाले भी अगले चैप्टर से आपका शामिल रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? तो देखिए द्रव जिस पर उबलने लगता है वो क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए किसको कहते हैं? जब हम किसी बीकर में द्रव को डालते हैं और नीचे से आँच लगाते हैं, तो आँच लगाने के बाद होता क्या है, मतलब आग जलाते हैं, तो इसके अंदर से बुलबुला निकलने लगता है और ऊपर उड़ने लगता है, और इस अवस्था को हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं अधन, और इसी समय को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ठीक बॉइलिंग पॉइंट के बाद वह पानी वाष्पित होने लगता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस और केल्विन में कितना होता है? तो सेल्सियस में आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में आपका 373 केल्विन होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए अगर हम बात करते हैं, आपको कुछ कुछ डिस्कशन भी कराते जाएंगे जिससे कि आपको पता अच्छा रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में आपको आएगा। देखिए सेल्सियस, उसके बाद हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट, उसके बाद हम बात करते हैं केल्विन। तो ये पैमाना है। सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस का ये पैमाना होता है। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 से लेकर 212 तक होता है। उसके बाद ये जो होता है आपका 273 से लेकर 373 के बीच होता है। तो इस तरह के इसके पैमाने होते हैं। तो ये सेल्सियस में होते हैं, फ़ारेनहाइट में होता है, केल्विन होता है। ये तीनों वैज्ञानिक थे जो अलग अलग अपने मापों को दिए थे, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के उबलने की तुलना में उसी तापमान की भाप स्टीम पर जलने पर अधिक जलन क्यों होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भाप के कणों में वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा को हम लेटेंट हीट बोलते हैं इसी के कारण। अब चलिए 56 के बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 56 के बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, या बीपीएससी हो, या बिहार पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, ये सभी एग्जामों के लिए आपको कारगर होगा। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं उदरपातन, सब्लिमेशन, समझिए। और एक बात समझिए, यहाँ ऑप्शन से एक और चीज़ हम आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए कोई वस्तु ठोस से डायरेक्ट चला जाता है किसमें, गैस में, तो उसको हम कहते हैं उदरपातन। लेकिन गैस से अगर सीधे ठोस में आ गया है तो उसको हम बोलते हैं निक्षेपण, अंग्रेजी में कहते हैं डिपोजिशन। इसको दरोगा क्वेश्चन पूछे हुए 2446 के मेंस में। चलिए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को एनसीईआरटी के अनुसार क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ गया जो हम आपको जस्ट बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन सब्लिमेशन के गुण को प्रदर्शित करता है? कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफेंथिन व एथ्राक्सिन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए ये उपरोक्त सभी होगा। ये सभी जो है, ये सभी पदार्थ जो हैं, ये सभी एकाएक ठोस से एकाएक आपके किस में बदल जाते हैं, गैस में, जो जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदरपातन। तो ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं। तो आप तीनों को याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्थलीन की गोलियाँ
कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सिंपल उसको उदरपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने और ताप घटने पर गैस को किस अवस्था में बदला जा सकता है? तो दाब बढ़ने पर और तापमान घटने से गैस को किस अवस्था में बदला जा सकता है? तो ठोस में, द्रव में, प्लाज्मा में। तो ये हो जाएगा द्रव में, लिक्विफाइड में हम बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सॉलिड CO2 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ड्राई बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ATM में इसको हम मापते हैं, पर रखने पर किस में बदल जाता है? देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, मतलब ठोस को सामान्य वायुमंडलीय 1 ATM रखने पर किस में बदल जाता है? तो ये सीधे गैस में बदल जाता है। आंसर हो जाएगा आपका B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? अत्यंत निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, शून्य दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 64 का B होगा, उच्च दाब हाई प्रेशर पर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मतलब B, उच्च दाब। अब चलिए मतलब उच्च दाब हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है आपका पास्कल। सिंपल है ये, आप तो जानते ही हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब ATM पास्कल कितना के बराबर होता है? तो ये 66 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा B, 1.01 ATM के बराबर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना माना जाता है? तो समुद्र की सतह की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो माना जाता है वो 1 ATM के बराबर माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा B, वाष्पीकरण। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वथनांक और वाष्पीकरण में मुख्य अंतर क्या है? तो जो 69 का आंसर आपका हो जाएगा वो वाष्पीकरण सतही परिघटना है, जबकि क्वथनांक समष्टि वल्क परिघटना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 70 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा B, मतलब बढ़ जाता है। सिंपल बात है, देखिए एक बात समझिए, अगर मान के चलिए आप अगर एक इतना बड़ा बीकर चढ़ा के नीचे से आँच लगा रहे हैं और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप देखिए इसका क्षेत्रफल अभी कम है, लेकिन अब क्या किए, एक बड़ा सा टब लिए और इसके अंदर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए और उतना ही आँच आप नीचे से मतलब उतना ही आग लगा रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो पानी निकलने का एरिया ज़्यादा ना बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो सिंपल है, बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गीले कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर डाला जाता है, तो कहाँ डाला जाता है? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ 71 का आंसर आपका हो जाएगा B, सही है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाकर वाष्पीकरण तेज करने से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तापमान में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है। ज़्यादातर आंसर आप B देखिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा B ही आंसर हो गया है इसका। नेक्स्ट, वायु में उपस्थिति जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायु में उपस्थिति जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी या आर्द्रता कहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन के, वायुमंडल में आर्द्रता ह्यूमिडिटी अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 74 का आंसर आपका हो जाएगा क्या B, घट जाएगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में कपड़े देरी से क्यों सूखते हैं? तो 75 का आंसर आपका क्या हो जाएगा B नंबर, वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर धीमा हो जाता है, इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तो वाष्पीकरण जो होती है वो बढ़ जाती है। एक ही क्वेश्चन बार बार आपका घुमा फिरा के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो वाष्पीकरण के फल मतलब प्रक्रिया के रूप शीतलता यानी ठंडक उत्पन्न होता है
और इसी वजह से हम लोग का पसीना सूखता है, और पसीना ठीक सूखने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, तो ठंडक प्राप्ति होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। बहुत देर के बाद आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? तो 79 का जो आंसर आपका हो जाएगा 79 का हो जाएगा भी। ये हथेली ऊर्जा को लेकर तेजी से वाष्पीकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में घड़े मटके का पानी ठंडा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। परासरण की बात करते हैं तो परासरण के द्वारा जो पौधे में जड़ होते हैं वो पानी को अपनी ओर खींचते हैं। उसके बाद देखिए निक्षेपण आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मियों में हमें किस प्रकार से वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है? तो सूती वस्त्र यानी कॉटन वस्त्र की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने पर ठंडक क्यों मिलती है? तो 82 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा ए। सूती कपड़े पसीना सोखते हैं और वाष्पीकरण अधिक शीतल रहता है, इसी वजह से हमें ये सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म और शुष्क दिनों में डेजर्ट कूलर अधिक ठंडा क्यों लगता है? तो देखिए उच्च तापमान और कम आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, इसी के कारण ऐसा लगता है। देखिए एक चीज़ हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। साइंस के अंदर एक ऐसा चीज़ होता है ना कि अगर 3 ऑप्शन छोटा छोटा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन बड़ा है, तो ज़्यादातर आप बड़ा ऑप्शन के साथ जाइएगा। लेकिन आपको आंसर पता है कि इसका आंसर छोटा ऑप्शन है, तब आप बड़ा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तब तो आपकी भूल है। लेकिन अगर आप आंसर नहीं जान रहे हैं तो बड़ा ऑप्शन के साथ जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और सही करने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, चाय को गर्म दूध को कप की अपेक्षा प्लेट रकवानी में डालकर जल्दी क्यों पी सकते हैं? तो 84 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा बी। सतही छत पर बढ़ने के कारण वाष्पीकरण तेज होता है और वह जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आपको पहले ही ये कंसेप्ट बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है? तो देखिए बर्फ़ से भरे गिलास, सही बात है, जब हम ठंडा पानी फ्रिज से निकालते हैं तो बाहर में देखिएगा कि उसके ऊपर बबल्स चिपक जाते हैं, पानी का, तो अंदर से तो पानी बाहर निकलता नहीं है, तो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी वाला पानी जम जाता है। तो देखिए वायु में जलवाष्प की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित द्रव हो जाते हैं, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो है आपका वो है केल्विन। 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर आपको हम बताए हैं कि 273.15 केल्विन के बराबर होता है, या लगभग 273 केल्विन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 88 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी। दिए गए तापमान 273 जोड़ा जाता है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 330 केल्विन तापमान कितने डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर होता है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 के बराबर। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए 273 केल्विन जो है उसमें आपको क्या जाना है, इसमें जाना है, तो इसमें क्या कर दीजिए, आप उतना जोड़ दीजिए। तो 27 जैसे जोड़िएगा तो कितना पुर जाएगा? 300 पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा? तो आप उतना करने के बाद सेल्सियस में पहुँच जाइएगा, तो वही आंसर हो जाएगा उस हिसाब से। 573 केल्विन मान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो फिर आप इसको क्या कीजिए, 273 में से इसको घटाइए तो आंसर आ जाएगा। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 का भी आंसर हो जाएगा आपका बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन पैमाने में कितना होता है? तो 91 का आंसर भी आपका हो जाएगा बी 298 केल्विन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 373 डिग्री सेल्सियस मान केल्विन पैमाने में कितना होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी 646 केल्विन। एक बारी भूल हुई है हमसे, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर बी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है कि हम क्वेश्चन तो सेट कर दिए थे, लेकिन इसका आंसर एआई को ही कहे थे सेटिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बी ऑप्शन पे ही सब कोई टिका दिया। लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 93 का जो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 250 डिग्री सेल्सियस पर
तापमान की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका गैसीय अवस्था। सही बात है। आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, जैसे ही 100 से आप 101, 2 कुछ भी करते हैं तो पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो जब उड़ जाता है तो सिंपल बात है, यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो सिंपल बात है वो वाष्प या गैस में न जाएगा, है कि नहीं है, जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमरे के ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर जल किस भौतिक अवस्था में रहता है, तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बोला है, तो यहाँ लिक्विड अवस्था में होगा। 94 का आंसर सही बिल्कुल है, बी समझे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मली हम लोग पानी पीते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जल पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ठोस, बढ़, द्रव तथा दोनों समयावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में कणों के बीच आकर्षण बल का घटना हुआ सही क्रम कौन सा है, तो देखिए 96 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ठोस, द्रव एवं गैस। देखिए एक सिंपल बात है, हम आपको शुरू में ही ये चीज़ बताए थे। ये देखिए ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए तो ठोस इतने दृढ़ होते हैं। और जो द्रव होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनके बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप देखो अगर हम बात करते हैं तो इनके पास पास हैं, तो जब पास पास से दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो बल होगा वो बहुत खींच के रखा होगा, तभी तो ये पास पास है। ये थोड़ा कम खींचता होगा, ये बहुत कम खींचता होगा। तो इस वजह से देखिए जो इनको तीनों अवस्था में आकर्षण बल जो सबसे ज़्यादा लगेगा वो ठोस के बीच लगेगा ही नहीं लगेगा। जब ठोस के बीच ज़्यादा लगेगा तभी तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बल ज़्यादा लगने की वजह से ये ज़्यादा संघनित हो जाएंगे। तो ठोस का सबसे ज़्यादा होगा, उसका द्रव का होगा, उसका गैस का। अगर इसका कहा था कि सबसे कम किसका होगा तो गैस का, समझे। और इसी का उल्टा होता है आपका अंतराण्विक स्थान। क्या होता है, अंतराण्विक स्थान। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान आपका गैस का हो जाता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। क्यों, क्योंकि आप देखिए जिसके अंदर ठोस के अंदर इतना ना परमाणु भरा हुआ है, कण भरा हुआ है, जो मॉलिक्यूल्स इतना ना ज़्यादा है कि स्थान है ही नहीं, तो इस वजह से इसमें स्थान कम होता है। और गैस के बीच में देखिए अणुओं के बीच में दूरी था कि नहीं था, तो इस वजह से उसके अंदर स्थान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में कण के बीच रिक्त स्थान, अंतराण्विक दूरी, बढ़ता क्रम। देखिए जो हम क्वेश्चन बताया जस्ट ये नीचे दे दिया है, तब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब बताने का जरूरत नहीं है, आप खुद सोच लीजिएगा। 97 का आंसर आपको ऐसे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए तीनों अवस्था में रिक्त स्थान अंतराण्विक किस में हो जाएगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा गैस में है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम ठोस में। क्योंकि जिसके अंदर अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी वो सिंपल बात है स्थान कम होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पदार्थ के किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं पदार्थ के किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो आप सिंपल बताइए, जस्ट देखिए ये और ये, तो आप देखो इसके अंदर बहुत संघनित है, तो भैया इसका मूव करेगा नहीं करेगा, चारों तरफ से सब बैठा हुआ है, कहा इन्हें घसकने नहीं देंगे, उन्हें घसकने देंगे। इसके अंदर तो थोड़ा मोड़ा होगा मूवमेंट, इसी वजह से तो पानी मतलब कि फ्लोटिंग करता है, और गैस तो पूरे खोल दीजिए कि ओपन भाग जाता है। तो आप सिंपल देखिए गतिज ऊर्जा तीनों कणों में से ज़्यादा किसके अंदर होगा, आप अब लॉजिक लगाइए तो गैस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस अवस्था का आंसर हो जाएगा 98 का सी, बिल्कुल सही। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट एंड का लास्ट से पहले वाला क्वेश्चन। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की स्थिति सबसे अधिक नियमित एवं क्रमिक होती है, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा आपका एक ठोस अवस्था में। पदार्थ के किस अवस्था में कणों की सबसे अधिक नियमित एवं क्रमिक होती है, तो सही बात है, ये क्या हो जाएगा, मतलब ठोस अवस्था। देखो एक बात समझो, ये अगर ठोस है तो इसके सभी कण बहुत चिपके चिपके रहते हैं। तो एक बताइए, एक क्रम सीरीज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो नियमित रूप से क्रमवार है। लेकिन द्रव वगैरह में क्या होगा, द्रव में ये इधर से उधर कण हो जाएगा क्योंकि ये मूव करता है, और गैस में भी यही होगा। तो इसके कण क्या है, बहुत अधिक नियमित है एवं क्रम से सजा हुआ है, क्योंकि इधर उधर उसको करने में बन ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जैसे जलवाष्प का जल में बनना क्या कहलाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लास्ट में आपको बता देते हैं एक चीज़, देख लीजिए, ठोस, द्रव, गैस। देखिए ठोस से द्रव में जाएंगे इसको कहेंगे द्रवनांक, अगर हम द्रव से गैस में जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे, वाष्पन। द्रव से अगर गैस से द्रव में आ रहे हैं इसको बोलेंगे संघनन। अगर आपका स्कोपी है तो लिख सकते हैं। द्रव से अगर हम ठोस में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या बोलते हैं हिमांक या जमनांक, समझे। जब हम ठोस से एक के बाद द्रव में चले जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे उधरपातन।
एक बार गैस से अगर हम ठोस में चले आएंगे तो इसको हम बोलेंगे नीछेपन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये हमारा डिस्कशन कैसा लगा और हम जो थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। तो आप हमें इस तरह का सीरीज आपको कैसा लगता है, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा चैनल पहले बहुत ज़्यादा व्यू जाता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हम अपने चैनल पर लगातार वीडियो करीब करीब 2 साल से कभी नहीं डाले। कभी कभार वीडियो 4, 5, 10 डाल दिए, इससे हुआ ये। और इधर 4, 5 महीने से नहीं डाल पाए क्योंकि हम सरकारी जॉब में हैं, इस वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ सेटिंग वेटिंग होने में। लेकिन अब हम कंटिन्यू हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोगों तक फैलाने का कोशिश करें और बढ़ाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको और इसी तरह से अपने आप को और आपके लिए अच्छे से सीरीज लाते रहेंगे और बताते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।